Boys and girls, ladies and gentlemen, welcome to Dharmkshetra. I am with you, Priyanka. यूपीएससी 2026 के लिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेंटर स्टेट्स रिलेशंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। सो आप पॉलिटी में लोग फंडामेंटल राइट से शुरू करते हैं एंड फंडामेंटल राइट पे फिनिश कर देते हैं, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ योर एग्जामिनेशन जिसको हम सबसे पहले टच कर रहे हैं। एंड फ्रॉम माई साइड आई एम गारंटिंग यू 100% ऑफ द क्वालिटी। आप अगर एकदम से बिगिनर है, आपको पॉलिटी की कुछ समझ में नहीं है, स्टिल अगर आपने इसको समझने की कोशिश की यू विल गेट अराउंड 50-60%। एंड अगर आपको थोड़ी सी समझ है कि हमारे पास किस तरह की पॉलिटी है, फेडरल सिस्टम एंड एवरीथिंग एल्स, यू विल गेट 100%। अब मैं यहाँ से 100% दे रही हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस 100% को 10% बना देते हैं या फिर उसको मैक्सिमाइज करके एम्पलीफाई करके 200% बना देते हैं। द क्वालिटी एंड द कंटेंट आई एम गारंटीइंग यू, द delivery I am giving you, nowhere you are going to get. I can guarantee you, right? So with this confidence, let's start our inter-state relations class, and I'll see you after the class. So let's start with center-state relations. अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं किए हैं तो पहले जाइए उनको पढ़ के आइए। आपको फेडरल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम्स की जितनी भी चीज़ें हैं आपको समझ में आ जाएंगी। उन दो क्लासेस की बेसिस पे ही ये थर्ड क्लास आप बिल्ड करेंगे। ओके सो हमने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक फेडरल स्ट्रक्चर की गवर्नमेंट हमें दी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है हमने पढ़ा था, क्वासाई फेडरल लास्ट क्लास में। इसका मतलब क्या था? फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन नेचर। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यूनिटरी नेचर में क्यों है, स्ट्रक्चर में फेडरल क्यों है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में देखी है। सो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा है? फेडरल है स्ट्रक्चर में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर और एंड स्टेट के बीच में पावर्स का डिवीजन किया है। कौन कौन से पावर्स? लेजिस्लेटिव पावर, executive power and financial power. So because we have federal structure of constitution, so by virtue of being federal structure, the constitution itself has divided these three powers between center and states. आगे बढ़ने से पहले लैंग्वेज आप कैसा चाहते हैं? हिंदी, इंग्लिश, इंटायरली हिंदी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, आप मुझे कमेंट में बता देंगे, वैसा हम कर लेंगे। फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, लेजिस्लेटिव पावर का, एग्जीक्यूटिव पावर का एंड जुडिशियल पावर का। व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल पावर, व्हेन इट कम्स टू जुडिशियल पावर, रिमेंबर कि हमारे पास जुडिशियल पावर का डिवीजन नहीं है, यानी हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। अब ये भी क्या है हमने पिछले क्लास में देखा था। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम यानी एक सिस्टम, सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी है जो दोनों सेंट्रल के लॉ एंड स्टेट के लॉ को इन्फोर्स करती है। एंड ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम यूनिटरी प्रोविजन है, ये हमने पिछले क्लास में देखा था। सो हम देखते हैं कि सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में लेफ याद रखेंगे आप, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स का डिवीजन तो दिखता है, बट जुडिशियल पावर हमने इंटीग्रेटेड रखी है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर एंड स्टेट्स को अपने अपने डोमेन में इंडिपेंडेंट बनाया है। क्लियर? ध्यान से सुनेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर एंड स्टेट्स को अपने अपने डोमेन में इंडिपेंडेंट बनाया है, लेकिन हमने यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर जो किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फेडरल स्ट्रक्चर। अब इस कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट को इफेक्टिव ऑपरेशन, इस कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट का इफेक्टिव ऑपरेशन हो सके, इसलिए जरूरी है कि सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में मैक्सिमम हार्मनी एंड कोऑपरेशन हो। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, हार्मनी एंड कोऑपरेशन। अब ये क्यों जरूरत है?
क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फेडरल स्ट्रक्चर चुना है। सो इस फेडरल स्ट्रक्चर के एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है कि सेंटर एंड स्टेट में हार्मनी एंड कोऑपरेशन हो। अब इस हार्मनी एंड कोऑपरेशन को इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एलाबोरेट प्रोविजंस बनाए हैं ताकि सेंटर एंड स्टेट के बीच में रिलेशंस को रेगुलेट किए जा सके। क्लियर है ये? कॉन्स्टिट्यूशन ने एलाबोरेट प्रोविजंस बनाए हैं ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस को रेगुलेट किया जा सके। एंड पर्पस क्या है कि इन दोनों के बीच में हार्मनी एंड कोऑपरेशन इंश्योर करना है। किस लिए? कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है ये इफेक्टिवली फंक्शन कर सके। क्लियर है ये? इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ फेडरल सिस्टम। तो ये प्रोविजंस को हम लोग 3 हेड्स में पढ़ेंगे। कौन कौन से हेड्स होंगे? पहला होगा लेजिस्लेटिव रिलेशंस, दूसरा होगा एग्जीक्यूटिव रिलेशंस एंड तीसरा होगा फाइनेंशियल रिलेशंस। क्लियर है? सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं तो ये 3 हेड्स में हम पढ़ते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस। आज के क्लास में हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस को होलिस्टिकली डील करेंगे। एंड ये नहीं सोचिएगा कि ये सिर्फ लेजिस्लेटिव रिलेशन हो गया। अगर आपको आज लेजिस्लेटिव रिलेशन इतना वास्ट डोमेन है, लगभग 12-13 आर्टिकल्स हैं और सारी चीज़ें हैं, तो अगर ये समझ में आ जाती हैं तो आप अपने आप के लिए तालियां बजाइएगा, क्योंकि आप उन सारे लोगों से आगे होंगे जो भले कहीं कोचिंग किए हों, बहुत अच्छे नोट्स हों उनके पास, बट उन सबसे आगे होंगे आप, इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ। क्लियर है ये? तो आइए आज हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस की शुरुआत करते हैं। सो अगर लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करें तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस किस पार्ट में डील होता है, तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस का डीलिंग पार्ट जो है पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 को उठा लीजिए, आपको वहां से लेजिस्लेटिव रिलेशन की पूरी डीलिंग मिल जाएगी। अब रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं? तो आर्टिकल 245 टू 255 देखें आप पार्ट 11 के, तो ये जो है लेजिस्लेटिव रिलेशन से डील करते हैं। इनके अलावा भी कुछ और आर्टिकल्स हैं जो कि स्कैटर्ड है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके लेजिस्लेटिव रिलेशंस में काम आते हैं। जैसे कि डिफिनेशन, अब टेरिटरी ऑफ इंडिया जब हम कहेंगे तो उसको डिफाइन करने के लिए आर्टिकल 1 ले आएंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। उनको भी हम 5th शेड्यूल की जब बात करेंगे, जब 6th शेड्यूल की बात करेंगे, तो इस तरह से रिलेटेड आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के लेजिस्लेटिव डोमेन की बात करें तो इस लेजिस्लेटिव रिलेशन को हम 4 हेड्स में पढ़ेंगे। इस लेजिस्लेटिव रिलेशंस को हम लोग 4 हेड्स में पढ़ेंगे। कौन कौन है? हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो लॉज हैं वो उनका जियोग्राफिकल एक्सटेंट क्या है, यानी सेंटर के लॉज किस की जियोग्राफिकल लिमिट क्या है, स्टेट के लॉज की जियोग्राफिकल लिमिट क्या है, एंड इसी को कहते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर स्टेट लेजिस्लेशन। पहला जो हम डायमेंशन देखेंगे सेंटर स्टेट लेजिस्लेशन का वो होगा उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट। और इसमें हम क्या देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लॉज की जियोग्राफिकल लिमिट या जियोग्राफिकल रीच क्या है। दूसरा, फर्स्ट हो गया टेरिटोरियल एक्सटेंट। सेकंड, हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का, और इसके लिए हम 7th शेड्यूल के स्कीम ऑफ थिंग्स को बहुत ही डिटेल में देखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुली उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड आई एम श्योर इसके बाद आप बहुत खुश होंगे दैट आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी जा रही है। सो फर्स्ट डायमेंशन टेरिटोरियल एक्सटेंट, सेकेंड डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, थर्ड हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फिल। तीसरा, हमने पिछले क्लास में जो बात की थी कि कुछ सिचुएशन है जिसमें पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के मसलों पे लॉ बना सकती है, तो उसको हम देखेंगे कि तीसरा डायमेंशन होगा पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट लिस्ट। एंड फोर्थली हम देखेंगे कि सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। 4 डायमेंशन है, इन सबका पर्पस क्या है? सेंटर एंड इन चारों डायमेंशन का पर्पस क्या है
कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लेजिस्लेटिव डोमेन में मैक्सिमम हार्मनी एंड कोऑपरेशन इंश्योर किया जाए, सो दैट जो फेडरल सिस्टम है हमारा ये बेटर फंक्शन कर सके। अब देखेंगे पहला टेरिटोरियल एक्सटेंट, दूसरा हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट देखेंगे। अब जब तीसरे टॉपिक पे आएंगे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट लिस्ट, एंड चौथा है सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट कंट्रोल देखने को मिलता है, यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल देखने को मिलता है पार्लियामेंट का स्टेट लेजिस्लेशन पे। और जहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल खत्म होता है वहाँ पे हमने मैकेनिज्म बनाया है इनडायरेक्ट कंट्रोल का, यानी जहां तक आप कान सीधी तरीके से पकड़ सकते हैं पकड़िए, उसके बाद आप हाथ घुमाकर पकड़िए। तो ये दोनों डायरेक्ट कंट्रोल इनडायरेक्ट कंट्रोल हम देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, आइए शुरू करते हैं। जस्ट अ मिनट, मेरी चाय ठंडी हो गई। टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन। टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर हम देखेंगे कि सेंटर एंड स्टेट के लॉज की जियोग्राफिकल लिमिट या जियोग्राफिकल एक्सपेंस क्या है। तो पहली बात तो याद रखेंगे कि ये जियोग्राफिकल एक्सटेंट है, टेरिटोरियल एक्सटेंट को आप जियोग्राफिकल एक्सटेंट अपने कॉपी के पास लिख देंगे, ये इनफॉर्मल वर्ड होगा लेकिन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि ये दोनों सेंटर एंड स्टेट के लेजिस्लेशन के जो जियोग्राफिकल एक्सटेंट है उसको किसने डिफाइन किया, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज डिफाइंड। सो ये जो भी हम देखेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन किया गया है। सो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्या क्या डिफाइंड है तो याद रखेंगे, पहला है कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉज, वर्ड इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज for whole or any part for the territory of India। पार्लियामेंट टेरिटरी ऑफ इंडिया के पूरी की पूरी टेरिटरी या फिर किसी एक पार्टिकुलर पार्ट के लिए लॉज बना सकती है। सिंपल है, पार्लियामेंट टेरिटरी ऑफ इंडिया के किसी एक पार्ट के लिए या फिर होल टेरिटरी के लिए लॉज बना सकती है। अब इंपॉर्टेंट ये है आपको ये समझना कि टेरिटरी ऑफ इंडिया एग्जैक्टली है क्या। अगर आप टेरिटरी ऑफ इंडिया का डिफिनेशन देखने जाएं तो यू नीड टू विजिट आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं फैक्चुअली करेक्ट हूं तो। और आर्टिकल 1 कहता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज फॉर द टाइम बीइंग। ये मिल के टेरिटरी ऑफ इंडिया बनती है। जो पहला डिफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है टेरिटोरियल एक्सटेंट का, वो ये पार्लियामेंट ये कहती है कि पार्लियामेंट थ्रू टेरिटरी ऑफ इंडिया के पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया, होल ऑफ द टेरिटरी या फिर एनी पार्ट के लिए लॉ बना सकती है। यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर दिया जियोग्राफिकल एक्सपेंस। सेकेंडली आइए अब स्टेट्स की बात करते हैं, आइए यहाँ पे कर लेते हैं। सेकेंडली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती है कि स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट है यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर होगी। State legislature can make laws, state legislature can make laws for whole or any part of the state। सिंपल है, स्टेट लेजिस्लेचर उस पर्टिकुलर स्टेट के पूरे स्टेट के लिए लॉ बना सकती है या फिर कोई ऐसा लॉ बनाएगी जो किसी पर्टिकुलर पार्ट, उसी स्टेट के किसी पार्ट पे एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे एक क्लॉज है जो आपको जानना है, याद रखेंगे कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, नॉर्मली ध्यान से सुनेंगे, नॉर्मली स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज इसके बाउंड्री तक लिमिटेड होते हैं, दे आर कन्फाइंड टू द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, या तो होल ऑफ द स्टेट के लिए बना सकती है या फिर पार्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ जो हैं इसके बाउंड्री तक लिमिटेड होते हैं, एक्सेप्ट, सो देयर इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्ट कि स्टेट लेजिस्लेचर और इसके सब्जेक्ट में सफिशिएंट नेक्सस हो। क्या हो? सफिशिएंट नेक्सस हो,
इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट नेक्सस। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर, मान लीजिए कि बिहार का कोई पर्सन दिल्ली में रहता है, क्लियर है ये? अब बिहार की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ इनेक्ट करती है, और ये लॉ जनरली नॉर्मली बिहार के टेरिटोरी में ही एप्लीकेबल होगी। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन एग्जिस्ट हो जाए कि हम एक सफिशिएंट नेक्सस प्रूव कर दे ये दिल्ली में रहने वाले इंसान और बिहार के इस लॉ से, सो ये लॉ यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। तो क्लियर है ये? नॉर्मल सिचुएशन में स्टेट लेजिस्लेचर होल ऑफ द स्टेट या फिर पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए लॉज बनाएगी। एंड अगेन नॉर्मली स्टेट लेजिस्लेचर की जो लॉ है वह स्टेट के बाउंड्री तक लिमिटेड है, एक्सेप्ट कि आप स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट के उस स्टेट और उस एक सब्जेक्ट में आप एक नेक्सस इस्टेब्लिश कर दे, एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर दे, तो उस केस में स्टेट लेजिस्लेचर की लॉ बाउंड्री के बियॉन्ड भी अप्लाई करेगी। हमने एग्जाम्पल देखा। अब आइए समझते हैं। आपने सुना होगा तीसरा पॉइंट पे आते हैं। आपने सुना होगा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन के बारे में। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, इसका मतलब क्या है कि ऐसा लेजिस्लेशन जो आपके टेरिटरी के बियॉन्ड एप्लीकेबल है, ऐसा लेजिस्लेशन जो आपके टेरिटरी के बियॉन्ड एप्लीकेबल है। तो इस सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करती है कि पार्लियामेंट के लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करती है कि जस्ट अ मिनट, कि अगर आप सिटीजन हैं, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, तो आप पे और आपकी प्रॉपर्टी पे पार्लियामेंट के लॉज एप्लीकेबल होंगे, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं। क्लियर है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन माने ऐसा लेजिस्लेशन जो टेरिटरी के बियॉन्ड एप्लीकेबल है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करती है इस केस में कि इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन एंड यू हैव प्रॉपर्टी आउटसाइड, तो आपके ऊपर और आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर पार्लियामेंट के लॉ एप्लीकेबल होंगे, चाहे आप कहीं भी रहें। सो एज लॉन्ग एज यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको और आपकी प्रॉपर्टी को पार्लियामेंट्री लॉ के अंदर आना होगा। एंड दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, ETL। और याद रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही है जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन बना सकती है। क्लियर है ये? एंड इसको क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को वास्ट पावर दिया है कि आप यहाँ बैठे हुए अमेरिका में रहते हुए सिटीजन को पे और उसकी प्रॉपर्टी को भी आप अपने एम्बिट में ला सकते हैं। इसको बोलते हैं प्लेनरी जुरिस्डिक्शन और प्लेनरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन। क्लियर है ये? आइए, प्लेनरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यस, प्लेनरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, आप इसको ऐड कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे जनरल चीजें देखी हैं। अब पार्लियामेंट के पावर्स, ये जो प्लेनरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है कि कहीं पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में लॉ बना सकती है, इंडिया के बाहर के लिए भी लॉ बना सकती है, कहीं कुछ छोड़ा ही नहीं। आप अंटार्कटिका चले जाइए, वहाँ भी आप पार्लियामेंट्री लॉ के एम्बिट में आ जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या इस प्लेनरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पे कोई लिमिटेशन है? तो डिफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। आप कॉन्स्टिट्यूशन से जब पूछते हैं कि क्या पार्लियामेंट के इस प्लेनरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पे कोई लिमिटेशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है यस। तो आइए अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑन पार्लियामेंट्री प्लेनरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। सो पहली लिमिटेशन है वो सर्टेन यूटीज से रिलेटेड है। तो पहली लिमिटेशन ये कहती है कि प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है। सो प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशंस, वर्ड इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशंस किस लिए? व्हाई क्वेश्चन आता है, फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस। प्रेसिडेंट रेगुलेशंस बना सकते हैं, पर्पस क्या है? पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ 5 UTs, 5 UTs हैं जिनके पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के लिए प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशंस। अब ये कौन कौन सी UT है? सो वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड,
then we have Lakshadweep, then we have Dadra and Nagar Haveli, then we have Daman and Diu जो कि separate हो चुका है, and we have Ladakh. So ये पांच यूटीज है जिनके पीस प्रोग्रेस एंड ये पांच यूटीज हैं जिनके पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के लिए प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन. दीज आर प्रेसिडेंशियल रेगुलेशन. और यू कैन से कि इनके केस में, इन यूटीज के केस में लेजिस्लेशन का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है. हमने कहा कि पार्लियामेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया लॉ बना सकती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इन 5 यूटीज के केस में रेगुलेशन इज अ फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन. और कौन बना रहा है? प्रेसिडेंट बना रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं बना रही है. याद रखेंगे आप. क्लियर है? अब ये प्रेसिडेंशियल रेगुलेशन का, ये जो हमने कहा कि प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन, इस रेगुलेशन का फोर्स एंड इफेक्ट क्या है? फोर्स एंड इफेक्ट इज सेम एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. आप देख रहे हैं, पैरेलल लेजिस्लेटिव पावर दे दिया प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट रेगुलेशन बनाएंगे और इसका सेम फोर्स एंड इफेक्ट होगा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. क्लियर है? ये याद रखेंगे. प्रेसिडेंट, मान लीजिए कि पार्लियामेंट इन यूटेज से रिलेटेड कोई एग्जिस्टिंग लॉ बनाती है, तो प्रेसिडेंट रेगुलेशन करके पार्लियामेंट्री एक्ट को रिपील भी कर सकते हैं या फिर अमेंड भी कर सकते हैं. तो प्रेसिडेंट कैन रिपील और अमेंड parliamentary law with respect to these 5 UTs. Clear है ये? Presidential regulation, इसका force and effect, and power of president to repeal means end any law. So president, अगर कोई parliamentary law है in 5 UTs के respect में, so president can bring that law to end, यानी repeal, and president can amend, यानी change भी कर सकते हैं. So this is the limitation on the plenary territorial jurisdiction of the parliament. याद रखेंगे आप. दूसरा, सेकेंड, जो हमने कहा अब प्रेसिडेंट, जो हमने शेड्यूल्ड एरिया, इन केस ऑफ शेड्यूल्ड एरिया दैट इज 5th शेड्यूल. अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज जाइए पढ़िए 5th शेड्यूल. अब ये बेसिक है कि आपको पता होना चाहिए कि शेड्यूल्ड एरिया की जब हम बात करते हैं तो 5th शेड्यूल की बात हो रही है. सो इन केस ऑफ 5th शेड्यूल, जो बातें हमने प्रेसिडेंशियल रेगुलेशन की इन 5 यूटीज के केस में, वो सारी चीजें जो हैं गवर्नर के लिए एप्लीकेबल है. सो इन केस ऑफ 5th शेड्यूल, गवर्नर, अब यहाँ पे रेगुलेशन था, याद रखेंगे. प्रेसिडेंट के केस में रेगुलेशन था. 5th शेड्यूल एरिया के केस में गवर्नर के पास पावर है कि वो डायरेक्शंस दे सकता है. गवर्नर कैन गिव डायरेक्शन. क्या डायरेक्शन देगा? कि पार्लियामेंट्री एक्ट, कोई पार्लियामेंट्री एक्ट एक पर्टिकुलर शेड्यूल 5th शेड्यूल में या तो नॉट अप्लाई, या तो अप्लाई ही नहीं होगा, या फिर अप्लाई विथ मॉडिफिकेशन. सो 5th शेड्यूल एरिया में पार्लियामेंट के किसी एक्ट को एप्लीकेशन कैसे होना है, अप्लाई होगा या नहीं होगा, होगा तो किस मॉडिफिकेशन के साथ होगा, इससे रिलेटेड गवर्नर डायरेक्शन दे सकता है. सो दिस इज अनदर लिमिटेशन ऑन द प्लेनरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. क्योंकि हमने कहा था कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी किसी भी पार्ट के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है. और हम कह रहे हैं कि देखिए साहब, अगर 5th शेड्यूल एरिया है तो उस केस में गवर्नर जो है वो गवर्नर के हिसाब से पार्लियामेंट का लॉ लगेगा. अगर गवर्नर चाहे तो मना कर सकता है कि नहीं जनाब, पार्लियामेंट का लॉ इस एरिया में नहीं लगेगा या फिर इस मॉडिफिकेशन के साथ लगेगा. सो दिस इज द लिमिट, अनदर लिमिटेशन. क्लियर है ये? अब 6th शेड्यूल एरिया में आते हैं. थर्ड पॉइंट इज, लेट्स कम टू 6th शेड्यूल. और अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल और कौन से स्टेट्स हैं, तो प्लीज रीड बेसिक्स. दिस एग्जाम इज नॉट अ जोक. ओके, सो 6th शेड्यूल एरिया में हमारे पास कितने स्टेट्स हैं? वी हैव असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. क्लियर है? सो इन केस ऑफ असम गवर्नर के पास पावर है. इन केस ऑफ असम गवर्नर के पास पावर है दैट इट कैन गिव डायरेक्शंस that parliamentary act either not apply or apply with modification. changes के साथ apply होने हैं
और ये चेंजेस कौन बताएगा? गवर्नर बताएगा। सो 6 शेड्यूल एरिया में असम के केस में गवर्नर के पास पावर है, दैट गवर्नर डायरेक्शंस दे सकते हैं कि ये पार्टिकुलर पार्लियामेंट्री एक्ट जो है, पार्लियामेंट का लॉ है, या तो असम में अप्लाई ही नहीं होगा, या फिर अप्लाई होगा तो इन मॉडिफिकेशन के साथ होगा, और ये मॉडिफिकेशन कौन स्पेसिफाई करेंगे? गवर्नर करेंगे। ओके, बाकी जो 6 शेड्यूल स्टेट्स है, दैट इज मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब याद रखेंगे कि असम के रिस्पेक्ट में जो पावर गवर्नर के पास थी, सेम पावर मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, सो अगेन in case of Meghalaya, Tripura and Mizoram, president can give directions that parliamentary act will either apply or not apply. If apply with certain modification and not apply then law ends. क्लियर है ये? सो हमने अगेन अब ये प्लेनरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पे लिमिटेशन कैसे है? क्योंकि हमने कहा कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हमने कह दिया। अब हम बोल रहे कि नहीं जनाब ऐसा है, 6 शेड्यूल के जो स्टेट्स हैं उनमें लॉज जो लगने हैं वो गवर्नर और प्रेसिडेंट के डायरेक्शन पे लगने। अगर गवर्नर चाहे तो आपके लॉ को स्टॉप कर सकता है, नॉट अप्लाई कह सकता है कि नहीं भाई असम में ये लॉ नहीं लगेगा। मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के केस में प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि नहीं नहीं, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में पार्लियामेंट का ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है? सो ये बेसिक है आपका, एंड बेसिक से एडवांस सब कुछ है कि जब हम टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेशन पढ़ते हैं, पार्लियामेंट का हमने पढ़ा, स्टेट का हमने पढ़ा, एक डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट नेक्सस पढ़ा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन पढ़ा, एंड उसके बाद हमने लिमिटेशंस पढ़ा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पॉलिटी कि आप इसको मैथमेटिक्स की तरह पढ़ सकते हैं। क्लियर है ये? ओके, चाय हमारी पूरी ठंडी हो गई है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंच रहे हैं, एंड इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आएगा, फिर ये टॉपिक हमारा एंड की तरफ बढ़ेगा। एक एक पार्ट को ही ले रहे हैं क्योंकि ये बड़ा अपने आप में बड़ा टॉपिक है। सो पहला टॉपिक हमने कहा था कि हम 4 हेड में कवर करने वाले थे। कहाँ है? ऑल इंडिया सर्विसेज, हम आगे निकल गए। टेरिटोरियल एक्सटेंट हमने कहा था कि हम 4 हेड्स में करेंगे, तो हमने टेरिटोरियल एक्सटेंट को डील कर लिया। आइए दूसरे हेड पे पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। सो दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। क्लियर है ये? अब अगर हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया है, उसी को कंटिन्यू करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, बिकॉज वी हैव अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन स्ट्रक्चर, सो कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड किए हैं। 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। एंड ये 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? दिस 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। 3 लिस्ट्स के फॉर्म में ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पहला है लिस्ट 1, दूसरा है लिस्ट 2 एंड तीसरा है लिस्ट 3। लिस्ट 1 को यूनियन लिस्ट भी कहते हैं, लिस्ट 2 को स्टेट लिस्ट भी कहते हैं, एंड लिस्ट 3 को कंकरेंट लिस्ट भी कहते हैं। अब एक एक करके, एंड ये सारा जो स्कीम ऑफ थिंग है, ये 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ये सारा कहाँ पे है? ये सारा आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर 7th शेड्यूल में देखने को मिलता है। अगर नहीं पता है तो प्लीज गो एंड रीड योर बेसिक्स। अब एक एक करके हम नेचर हर चीज इसका देखेंगे। सबसे पहले हम ट्रेंड ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि देखिए करेंटली यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 97 थे। सो यहाँ पे इंक्रीज इन सब्जेक्ट्स देखने को मिलता है। स्टेट लिस्ट की बात करें या लिस्ट 2 की बात करें तो करेंटली यहाँ पे 59 सब्जेक्ट हैं एंड ओरिजिनली 66 थे। सो यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलता है। एंड व्हेन इट कम्स टू लिस्ट 3 और कंकरेंट लिस्ट, सो करेंटली 52 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 47 थे।
तो यहाँ पे भी इंक्रीज देखने को मिलता है। ये क्यों बता रही हूँ, आपको नंबर्स नहीं याद रखने हैं until unless you are preparing for state PCS, आपको ये ट्रेंड याद होना चाहिए। क्लियर है ये? चलिए अब याद रखेंगे कि इन केस ऑफ यूनियन लिस्ट के मसलों पे लेजिस्लेट करने का पावर यानी कानून बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव है, यानी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही यूनियन लिस्ट के मसलों पे कानून बना सकती है। ओनली पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर्स टू लेजिस्लेट ऑन एनी मैटर इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। क्लियर है ये? व्हेन इट कम्स टू स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेटिव पावर, तो स्टार्ट हम करते हैं, इंपॉर्टेंट है, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट करने का एक्सक्लूसिव पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। सो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस स्टेट लेजिस्लेचर हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट और टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। ये सब कुछ, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस का है। आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे जब सब सर्कमस्टांस एबनॉर्मल होते जाते हैं तो सिचुएशन कैसी बिगड़ती जाती है। क्लियर है ये? एंड जब कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बोथ पार्लियामेंट, वर्ड इंपॉर्टेंट है, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज व्हेन इट कम्स टू मैटर्स इन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट। अब हम आगे देखेंगे कि किसका ओवरराइडिंग पावर है, किसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो क्या होता है, हम सब कुछ सिस्टमेटिकली आगे देखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लास में हम पहुंच गए हैं, जहां तक आपको पहुंचने में बहुत समय लगता है, और ये पार्ट ये कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट्स लाए गए हैं और ट्रांसफर किए गए हैं। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। अब ये कौन कौन से आपको याद रखने बहुत जरूरी है, ये नंबर याद रखना जरूरी है, अमेंडमेंट याद रखना जरूरी है, ईयर याद रखना जरूरी है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? सबसे पहला है एजुकेशन, उसके बाद फॉरेस्ट, उसके बाद वेट एंड मेजर, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशरी एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसको आप लिख लेंगे। तो ये 5 चीजें हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्सेप्ट सुप्रीम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशरी एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब ये पांचों चीजें कहाँ थी? ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से पहले ये कहाँ थी? स्टेट लिस्ट में थी। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इनको लाद कर दिया गया कंकरेंट लिस्ट में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ इस अरेंजमेंट के अलावा 2 चीजें पढ़नी है। एक आपको पता जानना है 101st अमेंडमेंट के बारे में, जो कि रिसेंटली हुआ, दैट इज रिलेटेड टू जीएसटी। 101st अमेंडमेंट, इट इज रिलेटेड टू जीएसटी। अब याद रखेंगे कि इसमें जो टैक्सेशन पावर है, आपको पता है कि टैक्सेशन पावर एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, लेजिस्लेचर की परमिशन से ही टैक्सेशन लगती है। सो उन मैटर्स पे जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेशन लगाती है, तो उनसे रिलेटेड लेजिस्लेशन का पावर किसके पास होगा? पार्लियामेंट के पास पावर होगा। यानी जो आपको सीजीएसटी देखते हैं, सीजीएसटी, इसके लिए कौन लेजिस्लेशन करती है? पार्लियामेंट। आप एक एसजीएसटी करते हैं, यानी वैसे मैटर्स जिसपे स्टेट लेजिस्लेचर के पास टैक्सेशन का पावर है, उस पे लॉ कौन बनाएगी? एसजीएसटी, स्टेट लेजिस्लेचर। सो एसजीएसटी कौन लगाती है? स्टेट लेजिस्लेचर। एंड याद रखेंगे यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गए हैं कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इस पे टैक्सेशन का जो एक्सक्लूसिव पावर है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। सो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के ऑफ गुड एंड सर्विसेज का टैक्सेशन कौन लगाता है? पार्लियामेंट लगाती है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब इस अरेंजमेंट के अलावा, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इस अरेंजमेंट के अलावा हमारे पास
हमारे फोर फादर्स ने कहा कि देखिए हमने तो 3 लिस्ट बनाकर दे दिया 7th शेड्यूल में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि कोई ऐसे सब्जेक्ट्स, कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जिस पे लॉ बनाना पड़े जो कि हम अभी नहीं देख पा रहे हैं, जो कि अनफोर्सीन है अभी हमारे लिए। तो उन्होंने रेसिड्यूअरी पावर या रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट का स्कीम निकाला जो इसके बियॉन्ड है। ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं इसके बियॉन्ड है। सो लेट्स टॉक अबाउट रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट। रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं आपको पता है, जो इन तीनों लिस्ट में कहीं इंक्लूडेड नहीं है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्टेड, अब इन रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का जो पावर है, दैट पावर इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट। याद रखेंगे आप। सो विथ रिस्पेक्ट टू रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स, who can legislate? Parliament can make laws with respect to residuary subject. And what are residuary subject? Those subjects which are not mentioned in these 3 lists under 7th schedule. हम वापस आएंगे इस स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, सो इस पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स से हमको क्या समझ में आता है। अब हम थोड़ा सा एनालाइज करने पे चलते हैं कि इस स्कीम ऑफ थिंग में क्या समझ में आता है। यूनियन लिस्ट में कैसे मसले हैं, डिफेंस हो गया, करेंसी हो गई, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया। तो यूनियन लिस्ट में जो मसले हैं उनका नेचर कैसा है। नेचर अगर हम देख लें, नेचर की बात करें तो यूनियन लिस्ट में वैसे मसले हैं जिनमें ये नेशनल इंपॉर्टेंस के मसले हैं। यूनियन लिस्ट, करेंसी आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर है, डिफेंस नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर है। सो यूनियन लिस्ट में अगर आप देखें तो कैसे मैटर्स हैं, वैसे मैटर्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, साथ ही साथ दे रिक्वायर यूनिफॉर्मिटी इन लेजिस्लेशन। अब डिफेंस का मसला एक स्टेट में कुछ और नहीं हो सकता, दूसरे स्टेट में कुछ और नहीं हो सकता। थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया आपको डिफेंस को यूनिफॉर्मली गवर्न करना होगा। तो यूनियन लिस्ट में कैसे मसले हैं, वैसे मसले जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, साथ ही साथ दे रिक्वायर यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन, यानी जो एक्ट है उसमें थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया दैट शुड बी यूनिफॉर्म। अब करेंसी की बात है तो एक स्टेट में एक करेंसी की वैल्यू कुछ और नहीं हो सकती, दूसरे स्टेट में उसकी वैल्यू कुछ और नहीं हो सकती। सो इन यूनियन लिस्ट वी हैव सब्जेक्ट्स which are of national importance and they require uniformity of legislation. When it comes to state list, इसमें कैसे मैटर्स हैं। These are स्टेट लिस्ट में वैसे मैटर्स हैं जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो गया, हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया। अब ये कैसे मैटर्स हैं, दीज आर ऑफ रीजनल इंपॉर्टेंस, रीजनल एंड लोकल इंपॉर्टेंस। क्लियर है ये। एंड इसके साथ साथ कैसे मैटर्स हैं, रीजनल एंड लोकल इंपॉर्टेंस के, साथ ही साथ ये कैसे इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। जैसे अब डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि सैनिटेशन के मेजर्स एक स्टेट में डिफरेंट, एक स्टेट में कुछ और हो सकते हैं, दूसरे स्टेट में कुछ और हो सकते हैं। फिशरीज की बात करें तो फिशरीज के लिए अलग अलग स्टेट अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से फिशरीज के डेवलपमेंट का काम कर सकती है। सो डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ। सो स्टेट लिस्ट में वैसे मैटर्स हैं जो रीजनल या लोकल इंपॉर्टेंस के हैं और डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। अब कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। कंकरेंट लिस्ट में वैसे मसले हैं जिनमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी माने क्या, पहले देखें जैसे यूनियन लिस्ट में हमारे पास यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन है, तो कंकरेंट लिस्ट कहता है कि देखिए अगर यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। यानी यूनिफॉर्मिटी इज डिजायरेबल, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट ना हो तो कोई बात नहीं। यानी यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन इज डिजायरेबल बट नॉट एसेंशियल। जैसे यूनियन लिस्ट में ये एसेंशियल है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन होनी चाहिए, बट कंकरेंट लिस्ट कहता है कि देखिए हमारे पास यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन हो जाए तो बहुत सुंदर होगा, लेकिन ना हो तो कोई बात नहीं। सो अगेन अगर आप अब देखें तो कंकरेंट लिस्ट एक तरह से यूनियन लिस्ट की यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेट लिस्ट की डाइवर्सिटी को बैलेंस करता है। सो कंकरेंट लिस्ट बेसिकली प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिटी, इट बैलेंसेस यूनिफॉर्मिटी ऑफ यूनियन लिस्ट विथ डाइवर्सिटी ऑफ स्टेट लिस्ट। ये आप याद रखेंगे। क्लियर है ये। आइए अब हम फिर से रेसिड्यूअरी पावर पे चलते हैं। अगर हम रेसिड्यूअरी पावर की बात करें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें
तो अमेरिका में, जस्ट अ मिनट, अमेरिका में या यूएस में ये जो रेसिड्यूअरी पावर है इट इज वेस्टेड इन स्टेट्स। यूएस में ये जो रेसिड्यूअरी पावर है ये किस में वेस्टेड है? स्टेट्स में है। अगर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया में क्या प्रोविजन है, सो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोड द फुटस्टेप ऑफ यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया में भी रेसिड्यूअरी पावर किस में वेस्टेड है? स्टेट्स में वेस्टेड है। लेकिन हमने कहाँ का मॉडल लिया? हमने कैनेडियन मॉडल लिया। इफ यू सी कैनेडियन मॉडल, कनाडा में ये जो रेसिड्यूअरी पावर है ये किस में वेस्टेड है? सेंटर में वेस्टेड है। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यही कॉपी किया। सो हमने रेसिड्यूअरी पावर सेंटर में वेस्ट किया है। एंड इन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने की जो अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट के पास है। एंड हमने ये कहाँ से बोरो किया? वी फॉलोड कैनेडियन मॉडल, प्लीज याद रखेंगे। ओके, नाउ आइए अब हम देख लेते हैं कि क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जस्ट अ मिनट, ओके, अब हमने कहते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उस लार्जली बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हमारा 1935 के एक्ट पे। सो हम ये देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेजिस्लेटिव पावर का उसका स्कीम क्या था। तो इफ यू रीड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यू विल सी दैट यहाँ पे भी 3-fold इन्यूमरेशन था। 3-fold इन्यूमरेशन। ये कौन कौन थे? फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट। फेडरल पावर यूनियन गवर्नमेंट में थी, प्रोविंशियल स्टेट में, कंकरेंट। आज के कॉन्स्टिट्यूशन से हम कंपेयर करें तो हमने फेडरल लिस्ट को यूनियन लिस्ट से रिप्लेस कर दिया है, प्रोविंशियल लिस्ट को स्टेट लिस्ट से रिप्लेस कर दिया है एंड कंकरेंट को कंकरेंट रहने दिया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है जो आपकी जानी है कि रेसिड्यूअरी पावर्स का क्या प्रोविजन था। क्लियर है ये? So residuary, when it comes to residuary power, the Government of India Act 1935 residuary power ना ही तो फेडरल गवर्नमेंट में वेस्टेड थी ना ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट में वेस्टेड थी। तो ये थी कहाँ? ये रेसिड्यूअरी पावर यानी पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स विच आर बियॉन्ड दिस लिस्ट वाज वेस्टेड इन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, GGI। क्लियर है ये? सो ये डिफरेंस है। रेसिड्यूअरी पावर 1935 के एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में था। आज के कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में रेसिड्यूअरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के पास है, याद रखेंगे आप। लास्टली अब हम 3 लिस्ट हमने देख लिया, तीनों का नेचर देख लिया, स्कोप देख लिया। अब हम देखेंगे कि कौन सी लिस्ट किस पे प्रीडोमिनेंट होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमने सारे नेशनल इंपॉर्टेंस और ये सारी बातें कर ली, तो यू विल सी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक्सप्रेसिवली मतलब जानबूझ के खुलेआम तरीके से यूनियन लिस्ट का प्रीडोमिनेंट रखा है स्टेट लिस्ट पे एंड यूनियन लिस्ट को प्रीडोमिनेंट रखा है कंकरेंट लिस्ट पे। पहला स्कीम है, याद रखेंगे आप। एंड दूसरा, यूनियन लिस्ट हमेशा स्टेट लिस्ट को ओवरराइड करेगा एंड यूनियन लिस्ट हमेशा कंकरेंट लिस्ट को ओवरराइड करेगा। और अगर कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट में कोई कंफ्यूजन है तो हमेशा कंकरेंट लिस्ट विल ओवरराइड। क्लियर है ये? अब जस्ट अ मिनट, यस। तो इसका मतलब क्या है कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में कोई भी कंफ्लिक्ट होता है तो हमेशा यूनियन लिस्ट प्रिवेल करेगा। यूनियन लॉ और कंकरेंट लिस्ट के किसी लॉ में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा। और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के किसी लॉ में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कंकरेंट लिस्ट प्रिवेल करेगा। इसके अलावा एक चीज आपको याद रखनी है कि हालांकि हमने कंकरेंट लिस्ट में कहा कि बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ, लेकिन जहां भी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ में कोई भी डाइवर्सिटी, कोई भी अगर स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ थोड़ा भी एंटागोनिस्टिक होता है, कोई भी कंफ्लिक्ट होता है, तो पार्लियामेंट्री लॉ विल प्रिवेल ओवर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ, यानी पार्लियामेंट का लॉ ओवरराइड कर जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के। मान लीजिए, एंड ये सिर्फ ओवरऑल लॉ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्लॉज बाय क्लॉज एप्लीकेबल होता है।
सो किसी मान लीजिए XYZ मैटर पे पार्लियामेंट ने भी लॉ बनाया एंड स्टेट लेजिस्लेचर ने भी लॉ बनाया एंड सब कुछ सही है, लेकिन क्लॉज क्लॉज 10 में कोई आपको दिख रही है कि नहीं, इस क्लॉज 10 में स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ पार्लियामेंट के लॉ से उल्टा जा रहा है, ये क्लॉज 10 खत्म, अब यहाँ पे पार्लियामेंट का लॉ सब्सटीट्यूट हो जाएगा. सो यस, इन केस ऑफ कंकरेंट लिस्ट both parliament and state legislature can make law, but हमेशा पार्लियामेंट्री लॉ विल ओवरराइड ओवर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ. कहीं भी कोई भी कंफ्लिक्ट होता है तो एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है कि अगर ये मैं यहाँ कहाँ लिखूं, चलिए यहाँ यहीं पे लिख देती हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसको ऑर्डर में बना लीजिएगा. एक एक्सेप्शन है कि अगर जो कंकरेंट लिस्ट पे यहाँ पे कर देते हैं. एक्सेप्शन क्या है? नॉर्मल सिचुएशन में तो हमने देख लिया कि पार्लियामेंट लॉ कंकरेंट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर पे ओवरराइड कर जाएगा. एक्सेप्शन क्या है कि अगर ये स्टेट लेजिस्लेचर की लॉ जो है ये रिजर्व कर दी गई है प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए या फिर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए. अब इस केस में पार्लियामेंट की लॉ ओवरराइड नहीं करेगी. प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के बाद इस लॉ का जो भी होता है, ये लॉ बनता है या एंड होता है, उसके बाद पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट नया न्यू एक्ट बना करके इस लॉ को ओवरराइड करेगी. बट XYZ मैटर्स पे, XYZ मैटर पे, कंकरेंट लिस्ट का XYZ मैटर है, इस पे पार्लियामेंट ने भी लॉ बनाया, स्टेट ने भी लॉ बनाया, और ये स्टेट का लॉ प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व हो गया. अब ये पार्लियामेंट्री लॉ इसको ओवरराइड नहीं कर सकता. इस लॉ का जो भी हो, अब इस मैटर पे पार्लियामेंट को न्यू लॉ लाना पड़ेगा, तब जाके ये लॉ ओवरराइड होगा. क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सी हाउ पॉलिटी कैन बी डन एज ब्यूटिफुली एज मैथमेटिक्स. ये इफ यू आर एंजॉइंग दिस क्लासेस, आई थिंक अगर आपको मजा आ रहा है इन क्लासेस में तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और मजा नहीं आ रहा है तो मजा जगाइए, क्योंकि दिस इज ब्यूटी, दिस इज ब्यूटी. ओके, तो ये हमने सेकेंड सिचुएशन पढ़ लिया. अब इस बीच में हम थोड़ा सा चाय भी ले लेते हैं. चाय का तापमान उतना ही हो गया जितना वातावरण का तापमान है. एनीवे, सो हमने 4 हेड्स की बात की थी. सो वी आर डन विद टेरिटोरियल एक्सटेंट, वी आर डन विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर. अब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट लिस्ट. और ये हम पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था हमने कि देयर आर 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जहाँ पे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मसलों पे कानून बना सकती है, और हम उसी को देखने जा रहे हैं. आइए, सो लेट्स डिस्कस पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड. क्लियर है ये? अब हमने यहाँ जो देखा, सेकेंड पॉइंट में देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट में, या 7th शेड्यूल का स्कीम देखा, यहाँ पे भी देखा कि क्या ओवरऑल क्या पोजीशन है स्टेट लिस्ट की, हमने सब चीज़ें देखी. बट ये नॉर्मल सिचुएशन में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 7th शेड्यूल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है, ये सब नॉर्मल सिचुएशन के लिए, याद रखेंगे आप, दिस इज फॉर नॉर्मल सिचुएशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि मान लीजिए कोई ऐसा एबनॉर्मल सिचुएशन अराइज हो जाए, अब एबनॉर्मल सिचुएशन अराइज हो जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो स्कीम ऑफ थिंग है ना, ये एप्लीकेबल नहीं होगी. एंड वो एबनॉर्मल सिचुएशन कौन कौन सी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही डिफाइन कर दिया है. सो कॉन्स्टिट्यूशन ने 5 एबनॉर्मल सिचुएशंस या फिर 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन लिख दिए हैं कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो हमने जो ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर पढ़ा है ये एप्लीकेबल नहीं होगा. और वो 5 कौन कौन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं हम एक एक करके देखेंगे. सो पहला एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है कि व्हेन राज्यसभा पासेस रिजोल्यूशन. सी, राज्यसभा इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये हमारा फेडरल फीचर है. अब राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करती है. कैसी रिजोल्यूशन? राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करती है और कहती है कि जनाब नेशनल इंटरेस्ट में, ग्राउंड क्या है, नेशनल इंटरेस्ट में इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के XYZ सब्जेक्ट पे लॉ बनाए. ठीक है, राज्यसभा इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट. अब राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करती है कि देखिए जनाब नेशनल इंटरेस्ट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के XYZ सब्जेक्ट पे लॉ बनाए. देन पार्लियामेंट बिकम competitive to make law on that subject.
देन पार्लियामेंट बिकम कम्पिटिटिव टू मेक लॉ ऑन दैट सब्जेक्ट। अब रिजोल्यूशन पास करनी है राज्यसभा को, कौन सी मेजोरिटी लगेगी? ये ग्राउंड हमने देख लिया, ग्राउंड है इन नेशनल इंटरेस्ट। रिजोल्यूशन की मेजोरिटी क्या है? देखिए, ना ही ये सिंपल मेजोरिटी है, ना ही ये स्पेशल मेजोरिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर वो रिजोल्यूशन पास कर देते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ बनाए, देन पार्लियामेंट कंपीटेंट हो जाती है। क्लियर है ये? अब इस पार्लियामेंट्री लॉ का और इस रिजोल्यूशन का क्या लाइफ टाइम है? तो याद रखेंगे कि राज्यसभा ये रिजोल्यूशन पास करती है, इसकी जो लाइफ टाइम है, इसकी लाइफ टाइम है 1 ईयर एट अ टाइम। यानी राज्यसभा ने एक बार रिजोल्यूशन पास किया तो ये 1 साल तक लाइफ में रहेगा, एंड आफ्टर 1 ईयर इट हैज टू बी रिन्यूड, एंड ये रिन्यूअल फिर से एक साल तक लाइफ में रहेगा, एंड आफ्टर एंड ऑफ अनदर 1 ईयर इट शुड बी रिन्यूड। सो ये इस रिजोल्यूशन का जो लाइफ है वो 1 ईयर है, एंड इट कैन बी रिन्यूड इन नंबर ऑफ टाइम्स। रिन्यूअल पे कोई लिमिट नहीं है। बट याद रखेंगे कि जिस पॉइंट पे राज्यसभा की ये जो रिजोल्यूशन है वो रिन्यू नहीं होता है, मान लीजिए यहाँ आकर के राज्यसभा ने ये रिजोल्यूशन रिन्यू नहीं किया, तो ये पार्लियामेंट का जो XYZ सब्जेक्ट पे एक्ट है जो कि राज्यसभा के रिजोल्यूशन पे बेस्ड है, ये पार्लियामेंट्री लॉ इस रिजोल्यूशन के इंड होने के 6 महीने के अंदर 6 महीने तक सर्वाइव कर सकता है, एंड एट द कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ ये पार्लियामेंट्री लॉ इंड हो जाएगा। क्लियर है ये? राज्यसभा का रिजोल्यूशन एक बार में 1 साल के लिए लाइफ में रहता है, इसको n नंबर ऑफ टाइम तक रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जिस मोमेंट पे राज्यसभा का रिजोल्यूशन इंड होता है, सीज टू ऑपरेट, उसके 6 महीने तक ये पार्लियामेंट्री लॉ इस स्टेट लिस्ट के XYZ सब्जेक्ट पे ये एक्टिव रहेगा। एट द एंड ऑफ 6 मंथ दिस लॉ विल कम टू एंड। क्लियर है ये? अब इसमें हम देखेंगे कि XYZ सब्जेक्ट पे अगर राज्यसभा के रिजोल्यूशन से पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो स्टेट लेजिस्लेचर का क्या पोजीशन है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या साइमल्टेनियसली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है सेम सब्जेक्ट पे? तो आंसर है यस। कैन स्टेट लेजिस्लेचर मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट जिस पे राज्यसभा ने रिजोल्यूशन पास किया है? तो यस, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है, लेकिन अगर द पार्लियामेंट्री लॉ ऑन द सब्जेक्ट XYZ and state legislature on the subject XYZ, they should be in harmony। जिस पॉइंट पे स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ पार्लियामेंट के लॉ को कन्फ्लिक्ट करेगा, एंटागोनिस्टिक होगा, तो पार्लियामेंट का लॉ ऑलवेज प्रिवेल करेगा, ऑलवेज ओवरराइड करेगा। आप याद रखेंगे। क्लियर है? सो दिस इज द फर्स्ट एबनॉर्मल सिचुएशन जहां पे पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है। दूसरा है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में हो, देखिए इसके बाद हमारा इंटर स्टेट रिलेशन है, उसके बाद हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे, लेकिन हमने पिछले क्लास में देख लिया है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल पावरफुल, और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट हो जाती है। समझ लीजिए, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट मालिक हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट जी हुजूरी करते हैं, बस लेमन के शब्दों में। तो जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में है, उस केस में पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी मैटर, किसी भी मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पे पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। समझ लीजिए सिंपल ऐसे कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव के नीचे आ जाती है, स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी मसले हैं वो पार्लियामेंट के अंदर आ जाती है। नेशनल इमरजेंसी में ये होता है, जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो नेशनल इमरजेंसी अगर ऑपरेशन में है तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पे लॉ बना सकती है, ये याद रखेंगे आप। एंड इस लॉ की लाइफ क्या होगी? तो अगर नेशनल इमरजेंसी, मान लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी जिस डेट पे इंड होती है, व्हेन द नेशनल इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट, इसके 6 महीने बाद, इसके 6 मंथ आफ्टर ये लॉ जो बना हुआ है, दिस लॉ कम्स टू एंड। द डेट व्हेन नेशनल इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट, उसके 6 महीने बाद ये लॉ भी, पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में है तो क्या स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट के किसी मसले पे लॉ बना सकती है?
तो आंसर इज यस, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है, लेकिन अगेन किसी भी पॉइंट पे अगर स्टेट लेजिस्लेचर की लॉ पार्लियामेंट्री लॉ से कन्फ्लिक्ट करती है तो पार्लियामेंट का लॉ हमेशा ओवरराइड करेगा। याद रखेंगे, नेशनल इमरजेंसी प्लस 6 मंथ इस लॉ की ड्यूरेशन होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम आ गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है ध्यान से। तीसरा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीसरा कंडीशन है जहां पे पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट फील्ड में, वो है when states make request, when states make request। बहुत ध्यान से समझना है इसको। देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब दो और दो से ज्यादा, टू और मोर स्टेट्स, इसको टू और मोर लिख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, जब टू और मोर स्टेट्स ये रिक्वेस्ट करती है कि देखिए हम स्टेट लिस्ट के XYZ मैटर पे लॉ बनाने के लिए इनकैपेबल हैं, तो पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेक लॉ ऑन द XYZ सब्जेक्ट। क्लियर है? मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? दो स्टेट होने चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। जब टू और मोर स्टेट्स पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करती है कि जनाब हम XYZ सब्जेक्ट पे इनकैपेबल, स्टेट लिस्ट के ही हमारा ही सब्जेक्ट है लेकिन हम अपने आप को इनकैपेबल पा रहे हैं, आप इस सब्जेक्ट पे जो कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है इस पे लॉ बना दीजिए। नाउ Parliament becomes entitled to make law on this subject। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पार्लियामेंट ने लॉ बनाया तो जिन स्टेट्स, ये लॉ किस पे एप्लीकेबल होगा, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, वैसे स्टेट्स जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है उन पे तो ये लागू होगा ही, प्लस ये ओपन है कि बाकी स्टेट्स भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, जिनको चाहिए वो अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है उन पे तो ये लगना ही लगना है पार्लियामेंट्री लॉ का। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि जिस मूवमेंट पे ये ऐसा ड्रैकोनियन प्रोविजन है कि जिस मूवमेंट पे स्टेट्स ने रिक्वेस्ट कर दी, इन्होंने अपनी पावर को सरेंडर कर दिया पार्लियामेंट के सामने। अब ये आने वाली इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे कभी लॉ नहीं बना सकते हैं। ये अब ये स्टेट लिस्ट का ही ये सब्जेक्ट अब ये पार्लियामेंट के डोमेन के अंदर चला गया। कंप्लीट सरेंडर ऑफ द पावर कि जनाब हम इनकैपेबल हैं, आप देख लीजिए। अब इस XYZ मैटर पे पार्लियामेंट ही लॉ इनैक्ट भी पार्लियामेंट करेगी, अमेंड भी पार्लियामेंट ही करेगी, रिपील भी पार्लियामेंट ही करेगी, एंड री इनैक्ट भी पार्लियामेंट ही करेगी। दिस इज कंप्लीट सरेंडर ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर, इसलिए ये बहुत ड्रैकोनियन है। एग्जाम्पल, अब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ते हैं ये इसी से बना है। ओके, जो आप वाटर एक्ट पढ़ते हैं ये इसका एग्जाम्पल है। क्लियर है? इसके अलावा और भी है एग्जाम्पल्स, आप देख लेंगे, प्राइज कंपटीशन एक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर दो स्टेट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए आइए हम पार्लियामेंट से कि आप XYZ मैटर पे जो कि हमारा डोमेन है, स्टेट लिस्ट का मैटर है, आप लॉ बना दीजिए, तो उसके क्या रिपरकशन होते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है ये? एंड बाकी ये लॉ जो है ये ओपन होता है, बाकी स्टेट्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सिंपल है, जब प्रेसिडेंट रूल, चौथा पॉइंट देख लेते हैं कि जब प्रेसिडेंट रूल ऑपरेशन में होता है तो क्या होता है। देखिए अगेन, प्रेसिडेंट रूल इज अ फॉर्म ऑफ इमरजेंसी, और जब इमरजेंसी होती है तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के चरणों में होती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी सेंट्रल लेजिस्लेटर यानी पार्लियामेंट के चरणों में होती है। तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पे लॉ बना सकती है। ठीक है, अब इस लॉ की लाइफ क्या होगी? तो याद रखेंगे कि जिस मोमेंट पे प्रेसिडेंट रूल विड्रॉ किया जाता है, मान लीजिए दिस इज द टाइम जहां पे प्रेसिडेंट रूल सीजेस टू ऑपरेट, प्रेसिडेंट रूल एंड होता है, तो इस लॉ का क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। दिस लॉ विल कंटिन्यू टू बी इन एग्जिस्टेंस, कोई इसमें टाइम लिमिट नहीं है। दिस लॉ made by parliament on state list during president rule will continue to exist till indefinite time। अब इस लॉ को रिपील करने का, या ध्यान से सुनिएगा, अब इस लॉ को रिपील करने का, इस लॉ को अमेंड करने का, या फिर इस लॉ को री इनैक्ट करने का पावर किसके पास है?
तो ये पार्लियामेंट के पास नहीं है, ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, ये आप याद रखेंगे। यानी एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे पार्लियामेंट्री लॉ को स्टेट लेजिस्लेचर रिपील कर रही है, अमेंड कर रही है, अगर रिपील करके री इनेक्ट भी कर सकती है। क्लियर है ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो ऑफ कोर्स पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पर लॉ बना सकती है, लेकिन एक बार प्रेसिडेंट रूल सीज टू ऑपरेट, प्रेसिडेंट रूल इंड हो जाता है, बट लॉ विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एंड इसका फ्यूचर क्या होगा ये स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगी। प्लीज याद रखिएगा, दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी। एंड लास्टली आपका जो पांचवा पॉइंट है बहुत ही सिंपल है कि देखिए अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ कहा है कि देखिए भाई हम यूनियन गवर्नमेंट को बिल्कुल ये हम अथॉरिटी उसको इम्पावर करना चाहते हैं कि अगर कोई वो एग्रीमेंट करती है, कोई ट्रीटी साइन करती है, कोई कन्वेंशन साइन करती है, तो उसको स्टेट्स के ऊपर निर्भर डिपेंडेंट ना होना पड़े उस एग्रीमेंट ट्रीटी एंड कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट के लिए यूनियन गवर्नमेंट यूनिलैटरली यानी बिना स्टेट के कंसर्न के वो साइन करती है एंड स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पे लॉ इनेक्ट कर सकती है। जैसे आप ट्रिप्स पढ़ते हैं, ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा भी आप यूएन कन्वेंशन के बहुत सारे जो भी प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ हैं ये सारी आपकी इसी एक्सेप्शन जो कि प्रोवाइड किया गया है कि दे आर 5 एबनॉर्मल सिचुएशन जहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, उससे में आता है। सो वी हैव डिस्कस्ड 5 सिचुएशंस जिसमें पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी लॉ पे कानून बना सकती है। सो हमने वी आर डन विद दिस 3। अब हम चलते हैं लास्ट, सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। हमने कहा था कि ये जो थर्ड पोर्शन है ये डायरेक्ट कंट्रोल है एंड जहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हो गया वहाँ पे उन्होंने कहा कि उल्टा हाथ करके कान पकड़ लीजिए, यानी अब सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे स्टेट लेजिस्लेचर को कंट्रोल करती है उसको हम देखेंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर रीचिंग टू द एंड ऑफ द क्लास। So we have reached to the fourth point, that is centers control over state legislature. स्टेट लेजिस्लेचर अगेन ये प्रोविजन क्या है, हमने कहा तीसरे पॉइंट में कहा ये जो भी हमने डिस्कस किया है ये सारा का सारा डायरेक्ट कंट्रोल है, ये सारा का सारा डायरेक्ट कंट्रोल है। और अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट कंट्रोल। ये जो सेंटर्स कंट्रोल है ओवर स्टेट लेजिस्लेशन ये कैसा कंट्रोल है, इनडायरेक्ट कंट्रोल। इसके अंदर 3 प्रोविजंस किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला है रिजर्वेशन ऑफ बिल्स बाय गवर्नर। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में गवर्नर बिठा देती है और गवर्नर के पास देखिए 2 सिचुएशन है, एक तो उसके पास ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, करना ही करना है, और दूसरा उसका विल है और डिस्क्रिशन है। ये दोनों सिचुएशन उसके पास अवेलेबल है जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया हो और गवर्नर को भेजा हो कि साहब आप अपना एसेंट दे दीजिए, सिग्नेचर दे दीजिए तो ये एक्ट बन जाए। अब गवर्नर के पास 2 रास्ते हैं कि वो बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। अब 2 सिचुएशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने 5 सिचुएशंस ऐसे दिए हैं जहाँ पे गवर्नर को स्टेट की बिल रिजर्व करनी ही करनी है, और उसमें एक आता है कि अगर स्टेट की बिल हाई कोर्ट के पोजीशन को थ्रेटन करे, दूसरा आता है स्टेट की बिल डीपीएसपी के अगेंस्ट हो, तीसरा आता है सेक्युलरिज्म को थ्रेट करती हो, और सो ऑन सो फोर्थ। जब हम गवर्नर पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये सिचुएशन है, ये पहला है जहाँ पे ये तो ऑब्लिगेशन है, गवर्नर को करना ही करना है। एंड दूसरा है कि गवर्नर के पास वास्ट डिस्क्रिशन है, उसके पास अपनी बिल है, गवर्नर को कोई भी बिल जब चाहे वो रोक सकता है, कहेगा कि नहीं जनाब हमको कुछ डाउट लग रहा है, फिशी है ये, इसको हम रिजर्व करते हैं प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए। और याद रखिएगा पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि स्टेट बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो होता है। विल डिस्कस एब्सोल्यूट वीटो व्हेन विल डिस्कस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। सो दिस इज द फर्स्ट रूट जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट लॉ पे अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। सेकेंडली लेट्स डिस्कस द सेकेंड पार्ट। सेकेंडली देखिए
कुछ बिल्स ऐसे हैं जिनको स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करने के लिए ही, स्टेट लिस्ट के ही, मान लीजिए स्टेट लिस्ट का ही कोई मसला है जिसपे स्टेट लेजिस्लेचर में बिल इंट्रोड्यूस करना है। अब इस बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टेट लिस्ट के मसले पे बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए, प्रेसिडेंशियल सैंक्शन और प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन चाहिए। अगर प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करते हैं देन इस स्टेट लिस्ट के मैटर पे बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। क्लियर है? स्टेट लिस्ट के ही कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिन पे बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है। अगर प्रेसिडेंट प्लीज्ड है ही और शी विल गिव रिकमेंडेशन, एंड प्रेसिडेंट अगर अनप्लीज्ड है तो बिल शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। एंड एग्जाम्पल है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसी बिल लाना चाहती है दैट इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शंस, बिल imposing restrictions on freedom of interstate trade and commerce, स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसी बिल लाना चाहती है जो इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है, तो इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी होगी। क्लियर है ये? एंड प्रेसिडेंट कैन बी प्लीज्ड और अनप्लीज्ड। क्लियर है ये? ओके। थर्ड रूट, see, in case of financial emergency, again central government is all powerful. So in case of financial emergency, central government can give direction to the states, कि क्या डायरेक्शन है कि आपकी स्टेट लेजिस्लेचर ने जो बिल पास किया है, स्पेशली मनी बिल एंड फिनेंस बिल, इसको आप रिजर्व कर दीजिए प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए। रिजर्व दिस बिल फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। सो दिस इज हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस फाइनेंशियल कंट्रोल आल्सो। क्लियर है? ये मनी बिल और फिनेंस बिल जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया है, अब इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान कह सकती है कि रिजर्व दिस बिल्स फॉर फाइनेंशियल कंसिडरेशन, प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। सो दिस इज हाउ this constitution empowered indirect control over state legislation through center's control, जहां पे एग्जीक्यूटिव का रोल ज्यादा अपने को देखने को मिलता है। सो विद दिस वी हैव रिच्ड टू द एंड ऑफ सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि हमने देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली सेंटर को प्रीडोमिनेंट पोजीशन और सुपेरियोरिटी पोजीशन, अथॉरिटी पोजीशन में रखा है एज कंपेयर टू स्टेट्स। अब इस पे सरकारिया कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ये 1983 to 88, इस पे सरकारिया कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन किया और कहा कि ये जो सेंटर का जो सुपेरियोरिटी पोजीशन है इसको रूल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, आपसे पीटी में पूछा जा सकता है। तो रूल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी को सरकारिया कमीशन ने जस्टिफाई करते हुए कहा कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पावरफुल ना बनाए तो ये इमेजिन करने मुश्किल नहीं है कि हमारा फेडरेशन रहेगा ही नहीं। हमारे सिस्टम में हमारा जिस तरह की हमारी जो डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक एंड एवरीथिंग, जिस तरह की हमारी कंट्री है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दिस रूल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी, या फिर इसी को प्रिंसिपल ऑफ यूनियन सुप्रीमेसी भी कहते हैं, जहां पे लेजिस्लेटिव डोमेन में यूनियन गवर्नमेंट को या सेंटर को सुपीरियोरिटी के पोजीशन पे रखा गया है व्हेन इट कम्स टू स्टेट्स। एंड सरकारिया कमीशन 1983-88 ने इसको जस्टिफाई करते हुए कहा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द जो फेडरल सिस्टम है, इसकी फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये रूल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी रखा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये इमेजिन करना मुश्किल नहीं है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ये पूरी तरह से सफोकेटेड हो जाएगा, एक केओस मच जाएगा एंड कन्फ्यूजन होगा एंड बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग लॉज हो जाएंगे, हर स्टेट अपने अपने डायरेक्शन में चलते जाएंगे एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया पता नहीं कितने छोटे छोटे टुकड़ों में इवेंचुअली बढ़ जाएगा। सो द सरकारिया कमीशन जस्टिफाइड दिस प्रिंसिपल ऑफ यूनियन सुप्रीमेसी और फेडरल सुप्रीमेसी। प्लीज याद रखिएगा, ये आपके मेंस या पीटी दोनों में पूछा जा सकता है कि ये होता क्या है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि नाउ यू आर कैपेबल। अब इस क्लास के बाद जाइए
जाइए और लक्ष्मीकांत का जो आपका जो भी बुक है, जो भी एडिशन है, वहाँ पे बिगिनिंग कीजिए उस चैप्टर को, बिगिनिंग पढ़िए और लेजिस्लेटिव रिलेशंस को पढ़िए और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाउ यू आर फीलिंग. आई विल सी यू आई थिंक डे आफ्टर टुमारो फॉर एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट.